वेलकम टू द आई की क्लासरूम। देखिए एक शॉर्ट वीडियो में लेके आया हूँ जिसमें हम एक जो प्रोसेस है वो एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। दैट्स ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। देखिए जो हमें ग्लाइकोलाइसिस जो पढ़ा था, तो जो ग्लाइकोलाइसिस में हमें फाइनल प्रोडक्ट मिला दैट इज पायरुवेट। तो ये जो पायरुवेट है ना, वो नो दिस पायरुवेट विल बी कन्वर्टेड टू एसिटाइल कोए। ठीक है, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डीकार्बोक्सिलेशन, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ द पायरुवेट। तो दैट मीन जो ये प्रोसेस है, इट एक्ट्स एज द कनेक्टिंग लिंक, acts as the connecting link between glycolysis and the Krebs cycle। क्योंकि जब ये पायरुवेट जो है एसिटाइल कोए में कन्वर्ट होगा, तो ये जो एसिटाइल कोए ये फिर टीसीए साइकिल में जाके वहां पे क्रेब्स साइकिल का प्रोसेस होगा और हमें वहां पे लॉट ऑफ एनर्जी विल बी रिलीज्ड। तो दैट मींस दिस प्रोसेस एक्ट्स एज अ कनेक्टिंग लिंक। नाउ लेट्स डिस्कस दिस प्रोसेस। Now let me first give you brief idea what actually happens in this process। इस प्रोसेस में होगा क्या कि जो हमें दो पायरुवेट मॉलिक्यूल मिले थे ग्लाइकोलाइसिस से, यहाँ पे ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन होगा, यानी यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड जो है रिमूव होगा। ठीक है, और उसके साथ साथ यहाँ पे ऑक्सीडेशन का प्रोसेस भी होगा। तो ये दोनों प्रोसेस जब मिलेंगे तो यहाँ पे हमें जो प्रोडक्ट फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा दैट इज द टू मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटाइल कोए। तो दैट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि इस प्रोसेस में जो है ना, इट्स अ प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन एंड देयर इज डीकार्बोक्सिलेशन एज वेल। डीकार्बोक्सिलेशन, देखिए क्वेश्चन ये प्रोसेस जो है इन केस ऑफ यूकेरियोट्स, इन केस ऑफ यूकेरियोट्स this process will occur in mitochondrial matrix। लेकिन अगर हम प्रोकैरियोट्स की बात करें तो उनमें जो ये प्रोसेस है साइटोसोल में ही हो। इसका मतलब ये हुआ, अगर मैं यहाँ पे इस तरह से सेल के अंदर यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया बना दूं, तो कुछ इस तरह से मैं माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पे बना दूं, तो ये जो माइटोकॉन्ड्रिया का इनर मेम्ब्रेन है, दिस इज द आउटर मेम्ब्रेन। देखिए यहाँ पे जो पायरुवेट, इसको हमें पहले ट्रांसपोर्ट करना होगा इनटू द मैट्रिक्स। लेकिन ये ट्रांसपोर्ट जो यहाँ से पायरुवेट होगा, ये पैसिव ट्रांसपोर्ट नहीं होगा, ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगा। तो दैट मींस यहाँ पे एक ट्रांसपोर्टर की जरूरत पड़ेगी। देखिए जो आउटर मेम्ब्रेन है दैट इज परमेबल टू द पायरुवेट, बट द इनर मेम्ब्रेन इज नॉट परमेबल। तो यहाँ पे एक ट्रांसपोर्टर जो यूज होता है वो एक यहाँ पे सिम्पोर्टर यूज होता है, सिम्पोर्टर। तो सिम्पोर्टर का नाम है H प्लस पायरुवेट सिम्पोर्टर। यानी जो पायरुवेट का ट्रांसपोर्ट यहाँ पे होगा दैट विल बी अलोंग विद द प्रोटॉन। तो जब ये पायरुवेट का यहाँ पे ट्रांसपोर्ट होगा तो ये पायरुवेट जो है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में जाएगा। तो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में ये जो रिएक्शन जो मैं पहले बता चुका हूँ, ये पूरा रिएक्शन होगा। तो इस तरह से प्रोसेस जो चलेगा। ठीक है, अब क्वेश्चन ये है कि इस प्रोसेस को करने के लिए जो एंजाइम हमें चाहिए दैट इज पीडीसी या पीडीएच कॉम्प्लेक्स बोलते हैं उसको, द पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स। देखिए जो पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स है, तो नाम से ही पता चलता है ये कॉम्प्लेक्स एंजाइम है। दैट मींस ये एक सिंगल एंजाइम का नहीं बना। एक्चुअल इसमें जो हमें तीन एंजाइम्स मिलते, जैसे मैं यहाँ पे शो कर लूँ कि इस पे हमें तीन एंजाइम्स मिलेंगे। फर्स्ट इज E1 जिसे हम पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज कहते हैं, और इसे जो को एंजाइम चाहिए वो है TPP, थायमीन पायरोफॉस्फेट। इसी तरह जो सेकंड एंजाइम है दैट्स E2। E2 का जो एंजाइम का नाम है दैट इज डाइहाइड्रो लिपोइल ट्रांसएसिटाइलेज, और इसके साथ जो कोएंजाइम जुड़े होते हैं दैट्स कोएंजाइम A एंड द लिपोइड। इसी तरह जो एंजाइम थर्ड है दैट्स डाइहाइड्रोलिपोइल डिहाइड्रोजिनेज, और यहाँ पे जो कोएंजाइम चाहिए आपको दैट इज NADH एंड द FAD। दैट मींस अगर देखा जाए इस कॉम्प्लेक्स में आपको 5 कोएंजाइम की रिक्वायरमेंट है,
दैट्स टीपीपी, कोएंजाइम ए, लिपोइड, एनएडी पॉजिटिव एंड एफएडी। अब क्वेश्चन ये है कि ये एंजाइम जो है, अगर हम इसमें देखें कि जो E1 है इसमें आपको 24 सब यूनिट्स मिलेंगे, और E2 जो है इसमें भी 24 सब यूनिट्स मिलेंगे, और अगर मैं E3 की बात करूं तो यहाँ पे आपको जो सब यूनिट्स है दैट इज 12 सब यूनिट्स मिलेंगे। तो जो ये जो प्रोसेस है, द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन, इट्स इरिवर्सिबल प्रोसेस, एक इरिवर्सिबल प्रोसेस है। और ये जो प्रोसेस है इट इज रेगुलेटेड प्रोसेस, क्योंकि हम आगे देखेंगे कि जो पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स है इट इज बेसिकली एन एलोस्टेरिक एंजाइम, लेकिन यहाँ पे दोनों रेगुलेशंस आपको मिलेंगे, allosteric as well as the covalent modification. So that means हम यहाँ पे देखने जा रहे हैं आप मैकेनिज्म क्या है इसका, यानी जो ये रिएक्शन है इस रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या है। देखिए अगर मैं मैकेनिज्म की बात करूं, सबसे पहले मैं आपको याद दिला दूं, जो पायरुवेट है, जो पायरुवेट मॉलिक्यूल है, यहाँ से डीकार्बोक्सिलेशन का प्रोसेस हो, यानी कार्बन डाइऑक्साइड जब रिमूव होगा तो जो रेस्ट पार्ट होता है पायरुवेट का उसे हम कहते हैं हाइड्रोक्सी इथाइल, हाइड्रोक्सी इथाइल बोलते हैं उसको। देखिए यहाँ पे जब पायरुवेट कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होगा तो यहाँ पे जो एंजाइम यूज होगा दैट्स E1, दैट्स पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज, और उसमें जो कोएंजाइम होता है टीपीपी। तो जब पायरुवेट से कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होगा तो यहाँ पे जो हाइड्रोक्सी इथाइल ग्रुप बचा वो टीपीपी के साथ कंबाइन होगा, और जब वो टीपीपी के साथ कंबाइन होगा तो यहाँ पे जो आपको कंपाउंड मिलेगा दैट्स हाइड्रोइथाइल टीपीपी। तो ये जो हाइड्रोइथाइल टीपीपी आपको मिला, ठीक है, देखिए जो E2 एंजाइम होता है, जो E2 एंजाइम होता है दैट इज डाइहाइड्रो लिपोइल ट्रांसएसिटाइलेज, उसका जो लिपोइड कंपोनेंट, यानी लिपोइड जो उसके पास है, यानी लिपोएमाइड भी बोलते हैं उसको, यहाँ पे मैं ऑक्सीडाइज्ड स्टेट में लेता हूँ। तो जो लिपोएमाइड है ऑक्सीडाइज्ड स्टेट में, ये जो E2 एंजाइम है इसकी वजह से क्या होगा, जो ये हाइड्रोइथाइल ग्रुप है ये इस लिपोएमाइड पे ट्रांसफर होगा, और इसमें जो हाइड्रो ग्रुप है वो ऑक्सीडाइज होगा इनटू द एसीटेट, यानी आपको यहाँ पे मिलेगा एसिटाइल लिपोएमाइड। देखिए जो एसिटाइल लिपोएमाइड है, नाउ दिस विल ट्रांसफर इट्स एसिटाइल ग्रुप टू द कोएंजाइम ए। यहाँ से कोएंजाइम ए आएगा, इसको यहाँ पे दिखा दूं कि ये प्रोसेस जो है इस तरह से होगा। तो यहाँ से कोएंजाइम ए आएगा, तो कोएंजाइम ए क्या करेगा, तो उसके साथ एसिटाइल ए कंबाइन होगा तो आपको मिलेगा एसिटाइल को ए, और यहाँ पे आपको लिपोएमाइड वापस मिलेगा, बट इस टाइम जो लिपोएमाइड होगा वो रिड्यूस्ड स्टेट में होगा। अब जरा ध्यान दीजिए आप, जो आपको लिपोएमाइड मिला जो रिड्यूस स्टेट में है, रिड्यूस स्टेट का मतलब हुआ इसके पास इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन जो है FAD को देगा, और FAD कन्वर्ट होगा इनटू FADH2, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो प्रोसेस होगा E3 एंजाइम का होगा। जो FADH है, जो FADH मॉलिक्यूल है वो अपने इलेक्ट्रॉन जो है ना NAD पॉजिटिव को देगा, और NAD जो है ना फाइनली NADH प्लस H पॉजिटिव में कन्वर्ट होगा। इस प्रोसेस को रिपीट करूंगा, तो पायरुवेट से पहले कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होगा इन द प्रेजेंस ऑफ E1 एंजाइम, तो यहाँ पे आपको मिला हाइड्रोइथाइल टीपी। फिर इन द प्रेजेंस ऑफ E2 एंजाइम, जो उसका लिपोएमाइड कंपोनेंट है उसके साथ कंबाइन करके यहाँ पे आपको मिलेगा एसिटाइल लिपोएमाइड, यानी यहाँ पे हाइड्रो ग्रुप की ऑक्सीडेशन होगी। फिर एसिटाइल लिपोएमाइड जो है
वो अपना एसिटाइल ग्रुप जो है ना को एंजाइम ए को ट्रांसफर करेगा और आपको यहाँ पे एसिटाइल को ए मिलेगा और उसके साथ जो लिपोएमाइड यहाँ पे रिलीज होगा इन द रिड्यूस्ड स्टेट। अब जो ये रिड्यूस्ड स्टेट में दैट मींस इसके पास इलेक्ट्रॉन्स है, ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को एफएडी को देगा और जो एफएडी है वो यहाँ पे रिड्यूस होकर एफएडीएच2 बनाएगा। फिर एफएडीएच2 जो इसके पास इलेक्ट्रॉन्स है वो अपने इलेक्ट्रॉन्स एनएडी को देगा, दैट मींस वो ऑक्सीडाइज होगा और NAD पॉजिटिव रेड्यूस होगा और आपको मिलेगा NADH+। तो इस तरह से इस एंजाइम का जो है मैकेनिज्म है, ठीक है। क्योंकि जैसे मैंने कहा था दिस कॉम्प्लेक्स इज हाईली रेगुलेटेड प्रोसेस। तो जो हमारे पास PDH कॉम्प्लेक्स है ये एक रेगुलेटेड एंजाइम है और इस केस में आपको दोनों रेगुलेशंस मिलेंगे। द फर्स्ट इज कोवलेंट, द कोवलेंट मॉडिफिकेशन एंड द सेकंड इज नॉन कोवलेंट। तो नॉन कोवलेंट जैसे मैं आपको समझा चुका था, इट मींस द एलोस्टेरिक रेगुलेशन। एलोस्टेरिक रेगुलेशन देखिए जो कोवलेंट रेगुलेशन है, कोवलेंट मॉडिफिकेशन है, ये सिर्फ E1 में देखने को मिलेगा। तो E1 में जब कोवलेंट मॉडिफिकेशन होगा देखिए क्या होगा, दो चीजें होंगी। पहले यहाँ पे एंजाइम काइनेज यूज होगा। एंजाइम काइनेज क्या करेगा, इसकी फॉस्फोराइलेशन करेगा। तो आपको यहाँ पे मिलेगा फास्फोराइलेटेड E1 और जो फास्फोराइलेटेड E1 होता है वो इनएक्टिव होता है। और दूसरा एंजाइम जो होता है जिसे हम कहते हैं फॉस्फेटेस, फॉस्फेटेस यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप को रिमूव करके इसे डीफॉस्फोराइलेटेड बनाएगा और जो डीफॉस्फोराइलेटेड E1 होता है वो आपका एक्टिव होता है। क्योंकि यूजुअली हमारे पास जो एंजाइम फॉस्फोराइलेटेड होते हैं वो एक्टिव फॉर्म में होते हैं, बट यहाँ पे थोड़ा सा रिवर्स है कि यहाँ पे जो फॉस्फोराइलेटेड E1 है दैट इज इनएक्टिव स्टेट और जो डीफॉस्फोराइलेटेड है दैट इज द एक्टिव स्टेट। अब देखिए बात करते हैं हम एलोस्टेरिक रेगुलेशन की। तो अगर मैं इसमें एलोस्टेरिक रेगुलेशन की बात करूं तो एलोस्टेरिक रेगुलेशन आपको दो एंजाइम में मिलेगा, दैट्स E2 एंड E3। तो देखिए जैसे मैंने कहा था कि एलोस्टेरिक रेगुलेशन में हम ये चेक करते हैं कि इसका पॉजिटिव मॉड्यूलेटर कौन है, नेगेटिव मॉड्यूलेटर कौन है। क्योंकि अगर मैं पहले E2 की बात करूं तो यहाँ पे जो पॉजिटिव मॉड्यूलेटर है दैट इज कोएंजाइम ए, वो जो इसका नेगेटिव मॉड्यूलेटर होता है दैट इज एसिटाइल कोए। जो इसका नेगेटिव मॉड्यूलेटर होता है वो होता है एसिटाइल कोए। इसका मतलब ये हुआ अगर मैं यहाँ पे रेशो लूंगा एसिटाइल कोए अपान कोए, मान लीजिए अगर ये रेशो ज्यादा है, देखिए रेशो ज्यादा कब होगा, जब इसका न्यूमरेटर ज्यादा होगा तो ऑब्वियसली यहाँ पे नेगेटिव रेगुलेशन होगा। लेकिन अगर ये रेशो कम है, कम का मतलब ये हुआ कि इसका डिनोमिनेटर ज्यादा होगा यानी कोएंजाइम ए ज्यादा होगा, तभी ये कम होगा। तो इन दैट केस देयर विल बी पॉजिटिव रेगुलेशन। सिमिलरली अगर हम E3 में देखें तो इसका जो पॉजिटिव मॉड्यूलेटर होता है दैट इज NAD पॉजिटिव और इसका जो नेगेटिव मॉड्यूलेटर होता है दैट इज NADH। तो जब सेल के अंदर NAD पॉजिटिव NADH का रेशियो हायर होगा, रेशियो हायर होने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे न्यूमरेटर जो है वो हायर होगा, बड़ा होगा, यानी NAD बहुत ज्यादा होगा। तो उस केस में यहाँ पे पॉजिटिव रेगुलेशन मिलेगी आपको, ठीक है। लेकिन अगर ये रेशियो जो है, इफ दिस रेशियो विल डिक्रीज, अगर ये रेशियो कम, तो ये रेशियो तब कम होगा जब NADH आपकी बॉडी में ऑलरेडी ज्यादा है। तो in that case there will be negative regulation. So this is how it is regulated, and this is about the regulation of the pyruvate dehydrogenase complex. तो एक छोटा सा वीडियो था जिसमें हमने इस प्रोसेस को जो है ना एक्सप्लेन करने की कोशिश की, मैकेनिज्म एंड रेगुलेशन, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम क्रेब्स साइकिल डिस्कस करेंगे।